पीपीसी ने खान सर को भेजा लीगल नोटिस, 15 दिन के अंदर मांगा जवाब। बिहार लोक सेवा आयोग ने शनिवार को खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक खान सर को लीगल नोटिस भेजा है। आयोग ने यह नोटिस नॉर्मलाइजेशन के विरोध में दिए गए बयान के आधार पर भेजा है। बता दें कि पिछले साल 6 दिसंबर को यूपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना में 17वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन न लागू करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान खान सर ने अभ्यर्थियों के बीच में पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन करते हुए कहा था कि हम किसी भी कीमत पर नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने देंगे। हालांकि आयोग ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि वह इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने जा रहा है। बीपीएससी ने खान ग्लोबल के 5 सेंटर पर आयोग ने नोटिस भेजा है। बिहार लोक सेवा आयोग के वकील ने खान सर को लीगल नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत बिहार लोक सेवा आयोग मामला भी दर्ज करा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने खान सर को नोटिस देकर उनके उस बयान के बारे में पूछा है कि आपने किस तरह से यह कहा कि बीपीएससी का सीट बेचा जा रहा है और यह सब अध्यक्ष और अध्यक्ष के लोगों के जरिए किया जा रहा है। नोटिस में कहा गया है कि फैजल खान उर्फ खान सर ने 5 दिसंबर 2024 और 6 दिसंबर 2024 को बीपीएससी से बिना पता लगाए या पुष्टि किए 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन लागू किए जाने के बारे में गलत सूचना फैलाई है। आरोप लगाया कि खान सर ने अभ्यर्थियों को निराधार सूचना पर इकट्ठा होने और बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ विरोध करने के लिए उकसाया है। नोटिस में कहा गया है कि खान सर ने अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां की है। दही चूड़ा भोज के बाद रफ्तार पकड़ेगी बिहार की सियासत। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसकी रफ्तार अभी धीमी है। माना जा रहा है कि खरमास समाप्त होने के बाद 14 जनवरी को दही चूड़ा भोज के बाद बिहार की सियासत की सुस्त चाल रफ्तार पकड़ेगी। बिहार की राजनीतिक फिजाओं में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इस विस्तार में भाजपा के नए चेहरे शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही वर्तमान में भाजपा के जिन मंत्रियों के पास कई विभाग हैं, उनके विभागों का पुनर्वितरण किया जाएगा। ये विभाग कैबिनेट में शामिल होने वाले नए मंत्रियों के बीच बांटे जाएंगे। नीतीश कुमार के कैबिनेट में फिलहाल 2 उप मुख्यमंत्री हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। फिलहाल भाजपा कोटे से 15 मंत्रिमंडल में हैं। ऐसे में चर्चा है कि भाजपा से और 4 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के समय जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की जाएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मकर संक्रांति को लेकर 15 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा पटना के राज्य कार्यालय में विधायक कॉलोनी में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान के द्वारा पटना में दही चूड़ा का भोज दिया जाता था। इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू यादव को भी शामिल होने का आमंत्रण भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस भोज के जरिए राष्ट्रीय लोजपा आगे की रणनीति का निर्णय ले सकती है। 15 जनवरी से एनडीए द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य एनडीए गठबंधन को सबसे निचली इकाई तक मजबूती प्रदान करना है। बिहार में पुलिस ने शराब केस का डर दिखाकर व्यवसायी से 32 लाख रुपए लूटे, पुलिसकर्मी गिरफ्तार। बिहार के सारण जिले में पुलिस महकमे में रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद सारण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी रविंद्र कुमार को 32 लाख रुपए की अवैध वसूली का आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही चालक अनिल कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। दरअसल यह घटना 10 जनवरी 2025 की है, जब रोहन कुमार नामक व्यक्ति 64 लाख रुपए लेकर कारोबार के लिए मुजफ्फरपुर जा रहा था। तभी मकेर थाना के लिए पुलिस की गाड़ी ने उसे रेवा घाट के पास रोक लिया और शराब होने की सूचना कहकर वाहन की जांच करने लगे। जांच के दौरान बैग में रखे गए रुपये को बैग समेत अपने पुलिस वाहन में रख लिया और फिर उन्हें गांव की ओर ले गए, जहां धमकी देते हुए कहा कि तुम सबको गांजा और शराब के केस में फंसा देंगे और उनसे एक बैग जिसमें 32 लाख रुपये रखे थे उसे अपने पास रख लिया और एक बैग उन्हें वापस कर दिया। इस घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत इसकी शिकायत की।
सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मड़ौरा से इसकी जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद सारण पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी रविंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। महात्मा गांधी सेतु पर यात्रियों से भरी बस में लगी आग, खिड़की से कूदकर बचाई जान। पटना और हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु पर शनिवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। सुबह करीब 11 बजे पुल के पिलर संख्या 14 और 15 के पास यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर को जैसे ही आग लगने का एहसास हुआ, उसने बस रोक दी और यात्रियों ने खिड़की और दरवाजे से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रैफिक पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही गंगा ब्रिज थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। हाजीपुर और पटना से दमकल की दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए बुलाई गई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना के कारण पुल के दोनों लेन को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। 2 घंटे बाद यातायात को धीरे धीरे बहाल किया गया। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। यात्रियों को दूसरी गाड़ियों से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया गया। पटना पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में से 5 किए जा चुके हैं गिरफ्तार। पटना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत पटना मध्य क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों में से 5 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार अब उनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय और वरीय पुलिस अधीक्षकों के निर्देश पर पटना के टॉप 10 अपराधियों और उनकी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष प्रक्रिया बनाई गई है। इसके अभियान के तहत टॉप 10 और टॉप 20 अपराधियों की एक लिस्ट तैयार की गई है। DIU और STF की मदद से इन अपराधियों की पूरी जानकारी जुटाई गई है। लिस्ट में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पटना समेत अन्य जिलों और राज्यों में अलग अलग टीमें गठित की गई है। जानकारी के अनुसार जेलों में बंद और जेल से छूटने वाले अपराधियों की भी सूची तैयार की गई है। पुलिस के द्वारा जेलों में भी समय समय पर छापेमारी की जा रही है, जिससे कैदियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जेलों से छूटने वाले अपराधियों की लिस्ट मुहैया कराई जाती है, जिस पर 48 घंटे में पुलिस उसका डोजियर तैयार करती है। अपराधियों के जेल से बाहर निकलते ही पुलिस उन अपराधियों और उसके गिरोह पर पैनी निगाह के लिए लिस्ट बनाए। बता दें कि पटना पुलिस द्वारा की जा रही इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अपराध पर लगाम लगाना और अपराधियों की हिम्मत तोड़ना है। पुलिस को उम्मीद है कि इन कार्रवाई से अपराध में कमी आएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाघमारा में हुई हिंसक झड़प की जांच के लिए दिए आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में गुरुवार को 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के आदेश की जांच दिए हैं। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने झड़प के दौरान घायल बाघमारा के SDPO पुरुषोत्तम कुमार सिंह के पिता अशोक सिंह से वीडियो कॉल पर बात की। उन्होंने इलाज से संबंधित पूरी जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने SDPO के पिता से कहा, राज्य सरकार आपके परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। सरकार उनके इलाज को लेकर हर तरह का सहयोग उपलब्ध कराएगी। जरूरत पड़े तो उन्हें एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए दूसरी जगह भी भेजा जाएगा। सरकार हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से भी बात करेगी। रांची में पहली महिला हॉकी इंडिया लीग मैच का कल से होगा आगाज। रांची के मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा स्टोटअप हॉकी स्टेडियम में पहली बार महिला हॉकी इंडिया लीग का आगाज 12 जनवरी से होने वाला है। यहाँ होने वाले मुकाबले ऐतिहासिक होंगे और जिसके सिर पर पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का ताज सजेगा, वो भी एक इतिहास रचेगा। इसकी तैयारी को लेकर सभी टीमें रांची पहुंच चुकी हैं। 4 टीमों के बीच मुकाबला होगा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के साथ विदेशी खिलाड़ियों का भी जलवा नजर आएगा। इस लीग के लिए लोगों को प्रवेश निःशुल्क होगा। 4 टीमें उड़ीसा वॉरियर्स नेहा गोयल की कप्तानी में, सराची राड बंगाल टाइगर्स उदिता दुहान के नेतृत्व में, दिल्ली एससीज पाइपर्स नवनीत कौर की कप्तानी में, जबकि JSW सुरमा हॉकी क्लब सविता और सलीमा टेटे की सह कप्तानी में उतरेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जनवरी की शाम 7:30 बजे एक मिनी उद्घाटन समारोह के साथ की जाएगी। यह कार्यक्रम झारखंड की सांस्कृतिक समृद्धि और हॉकी की भावना का जश्न मनाने के लिए तैयार किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा की सदस्य
कल्पना सोरेन इस समारोह में उपस्थित होंगी। इसके अलावा लाइट शो का भी आयोजन किया जाएगा। लीग का उद्घाटन मैच रात 8:30 बजे दिल्ली एससी पाइपर्स और दिल्ली वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। 13 जनवरी को रांची रॉयल बंगाल टाइगर्स और सुरमा हॉकी क्लब के बीच होगा। 14 जनवरी को दिल्ली और बंगाल टाइगर्स के बीच होगा। इसके बाद 26 जनवरी को रात 8:15 बजे फाइनल मुकाबला होगा, जो पहला विजेता तय करेगा। 18 जनवरी को पुरुषों का जायल मैच 2 मैच होंगे। 22 जनवरी और 24 जनवरी को एक मैच खेला जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पुनः ली भाजपा पार्टी की सदस्यता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और 14 महीने ओडिशा के राज्यपाल रहे रघुवर दास ने शुक्रवार को दूसरी बार भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले 45 वर्ष पूर्व 1985-80 में वे जमशेदपुर से भाजपा के प्राथमिक सदस्यता बने थे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने टोल फ्री नंबर पर डायल कर सुबह ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ श्री रघुवर दास का स्वागत किया। पारंपरिक नृत्य और ढोल ढाक के साथ उनका स्वागत किया गया। अभिनंदन समारोह में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्रनाथ त्रिपाठी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, सांसद आदित्य साहू, मनीष जायसवाल, कालीचरण सिंह, विधायक सीपी सिंह, मनीष जायसवाल, डॉक्टर नीरा यादव, आलोक चौरसिया, पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी सहित पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे थे। हजारीबाग में फर्जी तरीके से बहाल हुए होमगार्ड, 3 पदाधिकारियों पर केस। हजारीबाग जिले में होमगार्ड की बहाली में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर 23 लोगों को गृह रक्षक के रूप में बहाल कर दिया गया। इनमें 6 बिहार के हैं। अवैध तरीके से उनसे सरकारी ड्यूटी भी कराई गई। हद तो यह है कि किसी को ट्रेनिंग भी नहीं कराई गई। वहीं इसके एवज में उनको अवैध तरीके से सरकारी राशि का भुगतान भी किया गया। इसमें सरकार को 1,03,72,734 रुपये का नुकसान हुआ है। उक्त राशि का भुगतान 9 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2024 तक फर्जी गृह रक्षकों के खाते में किया गया। होमगार्ड डीजी अनिल पाल्टा के निर्देश पर हुई जांच में इसका खुलासा हुआ है। डीजी के आदेश पर हजारीबाग होमगार्ड के समादेष्टा रोहित आनंद ने लोहसिंघना थाना में केस दर्ज कराया है। इसमें होमगार्ड के गिरिडीह जिला समादेष्टा रवि कुमार कुजूर, झारखंड पुलिस के दरोगा चमरा मिंज और हजारीबाग होमगार्ड के पूर्व समादेष्टा विनय कुमार नामक व्यक्ति के अलावा 23 फर्जी गृह रक्षकों सहित अन्यों को आरोपी बनाया गया है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि हजारीबाग होमगार्ड के पूर्व समादेष्टा विनय कुमार व हजारीबाग के समादेष्टा रहे रवि कुमार कुजूर द्वारा अलग अलग लोगों के साथ साजिश रचने के बाद फर्जीवाड़ा कर आपराधिक कृत्य किया गया है। वहीं जब मुख्यालय स्तर से पूछताछ की जाने लगी तब अपनी कारगुजारी छिपाने के लिए बिना मुख्यालय की अनुमति 23 फर्जी होमगार्ड को काजमुक्त कर दिया गया। वर्ष 2021 में पुनः नामांकन के दौरान फर्जी होमगार्ड के नामांकन के समय कंपनी कमांडर सह कर्तव्य पदाधिकारी चमरा मिंज थे। अभी वह झारखंड पुलिस में है। 24 और 25 फरवरी को हो सकती है बैंकों में देशव्यापी हड़ताल। बैंकों में 24 और 25 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल हो सकती है। बैंक अधिकारियों का संगठन AIBOC ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह और सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती सहित विभिन्न मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा होता है तो देश भर में 3.5 लाख से ज्यादा सदस्य 2 दिनों तक कार्य बहिष्कार करेंगे। AIBOC के महासचिव रूपम राय ने बताया कि संगठन ने प्रदर्शन समीक्षा और PLI पर वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है, जो नौकरी की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के साथ ही कर्मचारियों में विभेद पैदा करते हों। वहीं AIBOC के झारखंड राज्य सचिव प्रकाश उरांव ने बताया कि हड़ताल का झारखंड में व्यापक असर पड़ेगा। अलकायदा मॉड्यूल का संदिग्ध आतंकी शहबाज अंसारी लोहरदगा से गिरफ्तार। अलकायदा मॉड्यूल के संदिग्ध शहबाज अंसारी को लोहरदगा के सेना थाना क्षेत्र के चित्री अंबा टोली से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल व झारखंड ATS की टीम ने गिरफ्तार किया है। वह वहां अपने साड़ू जमील अंसारी के घर में 4 दिनों से छिप कर रह रहा था। शहबाज अंसारी रांची के चानो थाना क्षेत्र के चानो ग्राम का रहने वाला है। पेशे से यह राजमिस्त्री का काम करता है। इसके घर के लोग टेलरिंग के काज से भी जुड़े हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद इसे लोहरदगा सिविल कोर्ट में पेश किया गया। वहां से 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर उसे रांची लाया गया है, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। शनिवार को उसे दिल्ली ले जाया जाएगा।
पुलिस के अनुसार यह अन्य आरोपियों के साथ हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, लेकिन पुलिस की छापेमारी के दौरान शहबाज फरार हो गया। यह दिल्ली स्पेशल सेल के कांड संख्या 301 दफा 24 का आरोपी है। इससे पहले लोहरदगा शहरी क्षेत्र से एक युवक को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। फिर कुडू थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई थी, जहां से हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे, लेकिन आरोपी नहीं पकड़ा जा सका था। अब सेना थाना क्षेत्र से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी से लोग सकते में हैं। झारखंड के 6 जेलों के बाहर खुलेंगे पेट्रोल पंप, कैदी भरेंगे तेल। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर झारखंड की जेलों के बाहर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सर्विस शुरू कर दिया है। ऐसे पंप पर जेल कर्मी की निगरानी में अच्छे आचरण वाले कैदियों की गाड़ियों में ईंधन भरने का काम करेंगे। पंप से होने वाली आमदनियों से कैदियों की सहायता की जाएगी। पहले चरण में राज्य के 6 जेलों जमशेदपुर के केंद्रीय कारा घागीडीह, केंद्रीय कारा गिरिडीह, केंद्रीय कारा दुमका, मंडल कारा चाईबासा, मंडल कारा चास और उपकारा खोटी के बाहर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। जेल आदि सुदर्शन मंडल ने उक्त जेलों के अधीक्षक को सर्वे में सहयोग करने को कहा है। साथ ही जमीन से संबंधित खाता संख्या, खसरा प्लॉट संख्या, मौजा और नक्शा देने का निर्देश किया है। जिन जेलों के बाहर पेट्रोल पंप खोले जा रहे हैं वे सभी सड़क के किनारे स्थित हैं। जेल परिसर के बाहर पेट्रोल पंप खोलने के लिए 30 गुना 30 मीटर के भूखंड की जरूरत होगी। उल्लेखनीय है कि जैपवान परिसर में लंबे समय से पेट्रोल पंप चल रहा है। झारखंड की अन्य पुलिस इकाइयों में भी पंप खोलने को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर सर्वे चल रहा है। मुख्यमंत्री ने धनबाद के तोपचांची झील को आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान है। राज्य सरकार धनबाद जिला स्थित तोपचांची झील को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बेहतर कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के समक्ष शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित आवासीय कार्यालय में अधिकारियों ने तोपचांची झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने से संबंधित कार्य योजना का पीपीटी प्रेजेंटेशन रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तोपचांची झील का पर्यावरण के अनुरूप सौंदर्यीकरण कराकर एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में पहचान देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रकृति की अंचल में बसा हुआ एक राज्य है। यह राज्य जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से घिरा है। इस राज्य की खूबसूरती से देश एवं दुनिया के लोग परिचित हो। इस निमित्त टूरिज्म की संभावनाओं पर विशेष कार्य किया जा रहा है। आने वाले दिनों में झारखंड पर्यटन हब के रूप में पहचाना जा सके, इसके लिए पर्यटन विभाग, वन विभाग तथा नगर विकास विभाग बेहतर समन्वय स्थापित कर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे। तोपचांची झील और उसके आसपास 33 एकड़ भूमि टूरिस्ट हब के तौर पर विकसित किए जाने की योजना है, जिसमें रिजॉर्ट, जंक्शन, प्लाजा, एक्टिविटी पार्क, सेंट्रल पार्क, नेचर पार्क, मोटर स्पोर्ट्स पार्क, म्यूजिक पार्क, फूड प्लाजा, कैफेटेरिया, बोटिंग, गो कार्ट जैसी सुविधाएं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। सेंट्रल एजेंसियों की तर्ज पर साइबर पेट्रोलिंग शुरू करेगी झारखंड पुलिस। सेंट्रल एजेंसियों की तर्ज पर अब झारखंड पुलिस भी साइबर पेट्रोलिंग शुरू करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। साइबर पेट्रोलिंग यूनिट तैयार करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने आईजी रैंक के 3 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। इसमें आईजी स्पेशल ब्रांच, आईजी अभियान और आईजी सीआईडी शामिल हैं। साइबर पेट्रोलिंग के जरिए राज्य की पुलिस खुफिया जानकारी एकत्र करेगी। खुफिया जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ भी साझा की जाएगी, ताकि संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके। साइबर पेट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य नक्सली विचारधारा को बढ़ाने वाले पर निगरानी रखने के साथ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और आतंकी गतिविधियों पर निगरानी रखना होगा। साइबर पेट्रोलिंग का फायदा यह है कि इसके जरिए पुलिस ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में निगरानी रखने का काम करती है। इसके जरिए पुलिस वैसे लोगों को चिन्हित करती है जो सोशल मीडिया के जरिए गलत विचारधारा फैलाने का प्रयास करते हैं या किसी घटना को अंजाम देने के लिए एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। एसएनएमसीएच की सफाई व्यवस्था देख जयराम महतो ने जताई नाराजगी। डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो शुक्रवार को एसएनएमसीएच का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने यहां ओपीडी से लेकर अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान वार्डों में गंदगी देख नाराजगी जताई। मरीजों से बात कर उनकी समस्याएं भी जानी। उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एसके चौरसिया से वार्ता की।
और समस्याओं के समाधान के लिए 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। उन्होंने अधीक्षक से सफाई एजेंसी को काम में लापरवाही बरतने को लेकर ब्लैकलिस्ट करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कई समस्याएं हैं, खासकर सफाई व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है। विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी 15 वर्षों से अस्पताल में सेवा दे रहे हैं। इनके नियमितीकरण की कवायद शुरू करने की जरूरत है। अस्पताल में कई ऐसे विषय हैं जिन पर सदन में बहस की जरूरत है। आगामी सत्र में सदन में सभी विषयों को रखा जाएगा। झारखंड कालाजार मुक्त राज्य घोषित। झारखंड में कालाजार के मामले लगभग नहीं के बराबर आ रहे हैं। इस लिहाज से झारखंड को कालाजार मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। राज्य के कालाजार प्रभावित जिलों दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के किसी भी प्रखंड में साल 2023-24 में प्रति 10,000 की आबादी में कालाजार के 1 से कम केस पाए गए हैं। इस हिसाब से राष्ट्रीय मानकों के अनुसार झारखंड राज्य कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वहीं अन्य जिलों में कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 2023 से राज्य के हर कालाजार प्रभावित प्रखंड में प्रति 10,000 की आबादी पर 1 से कम केस मिल रहे हैं। विभाग कालाजार प्रभावित क्षेत्रों में आगे भी बालू मक्खियों के प्रजनन को रोकने से और सभी प्रखंडों में प्रति 10,000 की आबादी पर 1 से कम कालाजार के केस की स्थिति को बनाए रखेगा। कालाजार बीमारी के उन्मूलन को लेकर करीब 20 वर्षों से काम किया जा रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कालाजार की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सका। कालाजार प्रभावित क्षेत्र के कच्चे मकानों में पाए जाने वाली दरारों को प्लास्टर के माध्यम से भरने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया है, ताकि बालू मक्खी के प्रजनन को रोका जा सके। नशा के लिए कप सिरप व मोहम्मद शराब संग धराया युवक। जमशेदपुर की सुनारी पुलिस ने गुरुवार रात कुटाडी में किराए के मकान में रह रहे मोनी बोरकर उर्फ गौतम बोरकर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मोनी के पास से 136 पीस बोतल कप सिरप और 23 किलो देसी शराब बरामद की है। शुक्रवार को केस का उद्भेदन करते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मोनी बोरकर के घर में छापेमारी कर कप सिरप और देसी महुआ शराब बरामद किया गया है। मोनी बोरकर पूर्व में शराब बिक्री के मामले में जेल जा चुका है। वह स्कूली बच्चों को नशा के लिए कप सिरप की बिक्री करता था। चूंकि वह पूर्व में शराब की बिक्री में जेल जा चुका है, इस कारण उसने किराए के एक घर में कप सिरप और देसी शराब रखता था। सूचना पर डीएसपी निरंजन तिवारी और सुनारी थाना प्रभारी सरयू आनंद की अगुवाई में टीम गठित कर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस द्वारा अवैध रूप से नशा का कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों मानगोक में दवा दुकानदार और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। ब्राउन शुगर तस्करी के सरगना समेत 3 गिरफ्तार। ब्राउन शुगर के कारोबार का सरगना कन्हैया कुमार सहित 3 तस्करों को सुखदेवनगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में अरगोड़ा निवासी कन्हैया कुमार, हिमांशु ठाकुर व राजेश कुमार शामिल हैं। इनके पास से 11.48 ग्राम ब्राउन शुगर, 4 मोबाइल, 1 बाइक और 2300 रुपये बरामद किया गया है। यह जानकारी शुक्रवार को सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान सरगना को गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल डीएसपी प्रकाश सोई, सुखदेवनगर थाना प्रभारी मनोज कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया। सिटी एसपी ने बताया कि जानकारी मिली थी कि विद्यानगर स्थित बड़ा मैदान के पास कन्हैया और उसके साथी ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इसके बाद उक्त स्थान पर छापेमारी कर सरगना सहित 3 को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि कन्हैया सासाराम की भाभी जी से ब्राउन शुगर लेकर रांची आता था। इसके बाद लड़कों के माध्यम से ब्राउन शुगर की बिक्री करवाता था। कन्हैया पर सुखदेवनगर थाना में 10 मामले पूर्व से दर्ज हैं।